बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, इंडिकेटर्स, और इंशाल्लाह ताला हम एक ही लेक्चर में इसको कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले एसिड बेसिस और साल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ही है ये टॉपिक। तो देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है विजुअल डिटेक्शन के लिए किसी भी स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स की जो कि किसी सैंपल में प्रेजेंट हो। ठीक है, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर द विजुअल डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एनी सैंपल। ठीक है, विजुअल डिटेक्शन में आपके पास जो है ना वो कलर भी हो सकता है, फ्लोरेसेंस हो सकता है, या टर्बिडिटी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी अपीयरेंस आपके पास आ सकती है, मीन कि जिसको आप विजुअली सेंस कर सकें। तो डिटेक्टर्स जो होते हैं ना, इनके ज़रिए हम किसी सैंपल के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या फिर इक्वेलेंस पॉइंट को या एंड पॉइंट वगैरह को या रिएक्शन की कंप्लीशन को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। फिर इंडिकेटर्स के आगे बहुत सी टाइप्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, तो आज हम लोग वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि ये टॉपिक पीपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं जितना करवाऊँगी वो तो आप अच्छे से करें ही करें, लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पर मज़ीद जो है किसी और बुक से भी सर्च कर लेना है। ज़्यादा अच्छे से जो है ज़्यादा नॉलेज इस टॉपिक पे आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे जितना मैं करवा रही हूँ ये भी इनफ होगा। बस आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने नोट्स बना लेने हैं और उन नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये तो मैं बुक से करवा रही हूँ ना, तो आपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। ठीक है, तो जी सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि विजुअल डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। और इसमें सारे रिएजेंट्स आ जाते हैं जो कि क्लोरीमीट्री में, फ्लोरीमीट्री में या टर्बिडिमेट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑल रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन क्लोरीमीट्री, फ्लोरीमीट्री और टर्बिडिमेट्री, तो इन सब को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो इंडिकेटर की चॉइस है, मीन कि हमने कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, और आगे फिर टाइप्स देखें इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स की: एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स एंड एड्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जर्नल सी एग्जांपल्स भी बता देती हूँ जो कि मैट्रिक लेवल में हैं कुछ, और कुछ मैंने जो है वो नेट से ली हैं, तो वो आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर फर्दर हम इन इंडिकेटर्स की डिटेल देखेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक लेवल पे जो हमें इंडिकेटर्स की डिटेल्स बताई हुई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक, जो इंडिकेटर्स हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें कि इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैं कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिख रही। और ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कलर डिफरेंट होता है और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर होता है। और सबसे जो बेसिक हम बचपन से ही, मतलब मैट्रिक लेवल से ही जो हम इंडिकेटर की एक एग्जांपल सुनते रहते हैं वो है लिटमस। लिटमस जो है वो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है इंडिकेटर की, लिटमस। ठीक है, लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। और लिटमस को आप लोग जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर ब्लू होता है। बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू, तो बी से याद रख लेना है कि बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू और एसिडिक में इसका रेड कलर होता है। हर इंडिकेटर जो होता है वो स्पेसिफिक कलर देता है एसिडिक मीडियम में, और फिर पीएच पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट पीएच पे जो है कलर जो है वो डिफरेंट शेड जो है वो कलर का हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में, और रेड होता है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस में, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है ये एक इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है ये एक इंडिकेटर है, और इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये कलरलेस होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में, और रेड होता है बेसिक सॉल्यूशन में। इसको इस तरह याद रख लें कि एसिडिक में कलरलेस है और बेसिक में जो है वो रेड होता है।
ठीक है। इस तरह कोई भी आप अपने पास से निमोनिक बना सकते हैं। अच्छा जी, पीएच को मालूम करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये मिक्सचर होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स डिफरेंट इंडिकेटर्स के मिक्सचर्स होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा ये रेंज को कवर करते हैं। मीन के डिफरेंट पीएच पे इनकी कलर की डिफरेंट कलर का शेड होता है। ठीक है। तो ये ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। इसकी डिटेल फिर आगे मैं बीएससी वाली बुक से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मैट्रिक में जस्ट इसमें इतना बताया हुआ है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं ये मिक्सचर होते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के, और और ये डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे। हैंस इट इज़ यूज टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए इनको मालूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिक्स्ड इंडिकेटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। मिक्स्ड इंडिकेटर्स भी इनको कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, या फिर सिंपली पीएच इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बाकी नेम भी आप लोग याद रखें। इनको मिक्स्ड इंडिकेटर्स भी कहते हैं और पीएच इंडिकेटर्स भी कहते हैं, मिक्स्ड और पीएच इंडिकेटर्स। ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की हमने अगर पीएच मालूम करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का पीस जो है उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और फिर वहाँ पे जो कलर उसका चेंज होता है, फिर हमारे पास जो कलर चार्ट होता है जो कि हमें गिवन होता है, उस कलर चार्ट से हम लोग मैच करते हैं वो कलर। और कलर चार्ट पे पीएच वैल्यूज़ भी लिखी होती हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास जो है वो ब्लू कलर आता है, डार्क ब्लू कलर आता है, तो वो तकरीबन 11 पीएच के लिए होता है। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन की पीएच पता चल जाती है। ठीक है, पीएच की वैल्यू। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ये बुक है जी जिस बुक से मैंने नोट्स लिए हैं, ये कारवान वाली बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बीएससी लेवल की। और राइटर हैं इसके डॉक्टर हक नवाज़ भट्टी साहब और डॉक्टर BA नासिर। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इंडिकेटर्स का टॉपिक जो है आप लोग यहीं से कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। पहले इंडिकेटर्स हैं हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और फिर वही वाली डेफिनेशन जो आप लोगों को याद है कि एक कलर देंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देंगे और बेसिक सॉल्यूशन में ये डिफरेंट कलर देते हैं। एसिड अल्कली टाइट्रेशन में इनको यूज़ किया जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट को मालूम करने के लिए। और इसके अलावा एक्चुअल कलर जो होता है ना इनका, क्यों होता है इनका एक्चुअल कलर जो होता है वो डिपेंड करता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, कि जो सॉल्यूशन की पीएच होती है उसके लिहाज से इनका कलर चेंज होता है। चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर इज़ नॉट सडन एंड अब्रप्ट बट टेक प्लेस इन स्मॉल पीएच रेंज। मतलब अचानक कलर चेंज नहीं होता बल्कि पीएच रेंज पे कलर चेंज होता है। दिस पीएच रेंज इज़ कॉल्ड कलर चेंज इंटरवल। पीएच रेंज जिस पे कलर चेंज होता है उस पीएच रेंज को हम कलर चेंज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, कलर चेंज इंटरवल ऑफ द इंडिकेटर। अच्छा, इसके बाद हम एसिड बेस इंडिकेटर्स को मज़ीद समझने के लिए थ्योरीज़ देखेंगे इनकी। ऑस्टवर्ल्ड्स थ्योरी है सबसे पहले। ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी जो है ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी, मीन के पहली बार जो है वो इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी बनाई थी वो ऑस्टवर्ल्ड साहब ने बनाई थी। और ऑस्टवर्ल्ड ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड और बेसिस जो हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर्स जो हैं ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं। ठीक है, मतलब इनकी नेचर अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर वीक ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं और इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इनकी एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है एसिड इंडिकेटर की, जिसको हम HIN से शो करेंगे, और बेसिक इंडिकेटर्स की जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसको INOH से शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एसिड इंडिकेटर के लिए अनआयोनाइज्ड फॉर्म HIN है, और H जो है ये शो कर रहा है एसिड के लिए, मीन के H पॉजिटिव प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन के लिए, और IN स्टैंड फॉर इंडिकेटर। इसी तरह INOH जो है इसमें आपके पास जो OH है ये बेस को शो कर रहा है, OH नेगेटिव आयन, और IN पॉजिटिव जो है ये इंडिकेटर को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कैटाइन और एनाइन इसके दो पार्ट्स जो हैं वो हम शो करवा रहे हैं। जस्ट जर्नल हमने शो किया है इंडिकेटर को, एसिडिक इंडिकेटर को HIN से शो करते हैं और बेसिक इंडिकेटर को INOH से शो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म, इसमें आपको बता रहे हैं कि INOH हैड 1
कलर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आयोनाइज्ड फॉर्म हैड अनदर कलर, लेकिन डिपेंड करता है कहीं पे ये कलरलेस भी हो सकते हैं। आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन में बी रिटन एज, इसका अगर हम आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम लिखें एसिडिक इंडिकेटर के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम HIN रिवर्सिबल रिएक्शन, वाटर में जब ये आयोनाइज होगा एसिडिक इंडिकेटर H पॉजिटिव में चेंज होगा और साथ में IN नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है। और बेसिक इंडिकेटर के लिए भी हम इसकी डिसोसिएशन को लिखेंगे, तो INOH वाटर में जब डिज़ोल्व होगा तो OH नेगेटिव और IN पॉजिटिव में चेंज होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम इस पे अप्लाई करें जो एसिडिक इंडिकेटर है उसके लिए, तो KIN जो है इंडिकेटर के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट जो है HIN की कंसंट्रेशन को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इस पर अप्लाई किया और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना वो कॉमन आइन इफेक्ट वाला जो प्रिंसिपल है उस पर काम करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और उसके लिहाज से हम देखेंगे कि कौन सा कलर शो होगा डिसोसिएटेड फॉर्म का या अनडिसोसिएटेड फॉर्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जी हमारे पास है कि हमने रीअरेंज कर लेना है इसी इक्वेशन को। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने बना ली, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो थे इसको आप लोग रीअरेंज करें। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को आप एक साइड पे ले आएँ तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव जब इधर रह जाएगा तो IN नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी KIN के साथ, और HIN जो है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो KIN और HIN मल्टीप्लाई हो रहा है और IN नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो डिवाइड हो रही है। तो इस तरह हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो HIN है ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है तो उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय IN नेगेटिव जो है ये है आयोनाइज्ड फॉर्म तो उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि एसिड सोल्यूशन जो होता है उसमें आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं एसिडिक सोल्यूशन में। तो एसिडिक सोल्यूशन में जब H पॉजिटिव आयन एक्सेस में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, HIN रिवर्सिबल रिएक्शन और H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। तो इसमें आप देखें कि जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मीन के ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव जो है IN नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और बैकवर्ड साइड पे रिएक्शन ज़्यादा शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो क्या होगा कि HIN की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में HIN यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से जो है कलर शो होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर का कलर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे पूरा पेज शो नहीं हो रहा, अब देखें, कलर इज़ मेनली ड्यू टू द अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखें अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट इंक्रीजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म। अगर हम OH नेगेटिव ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और उसके नतीजे में हमारे पास जो कलर होगा वो आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है एसिडिक सॉल्यूशन में अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर होता है और अल्कलाइन सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड फॉर्म IN नेगेटिव की वजह से कलर होता है, ठीक है। हैंस द अल्कलाइन मीडियम इंडिकेटर विल एग्जिस्ट मेनली इन आयोनाइज्ड फॉर्म और कलर भी आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से ही होगा। द एक्चुअल कलर ऑफ द इंडिकेटर डिपेंड अपॉन द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो एक्चुअल कलर जो होता है ना वो इन दोनों कंसंट्रेशन की रेशो की वजह से आता है एंड इज़ दस डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जहाँ पे हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ली थी, ये नेगेटिव लॉग लेने के बाद आपके पास इक्वेशन आई है, ठीक है। और नेक्स्ट जी देखें, हमने नेगेटिव लॉग ले लिया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, pH इज इक्वल टू PK इंडिकेटर प्लस लॉग IN नेगेटिव ओवर HIN। फॉर बेसिक इंडिकेटर के लिए भी हम उसी तरह एक इक्वेशन बना लेंगे। एट एनी गिवन pH of the solution both forms of the indicator will be present. It is important to realize that human eye has limited ability to detect either the two colors when one of the two prominent। तो हमारे पास जो है ना कलर तकरीबन दोनों फॉर्म्स ही प्रेजेंट हैं लेकिन उनकी रेशो के लिहाज से कलर शो होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी आई ने जो है वो एक ही प्रोमिनेंट कलर को ही डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास HIN ओवर IN नेगेटिव जो है अगर इसकी वैल्यू आपके पास 10 की इक्वल आती है तो log 10 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है। तो इक्वेशन हो जाएगी pH इज इक्वल टू PK इंडिकेटर।
एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल अपीयर टू बी ड्यू टू द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर अपीयर होगा ऑन द अदर हैंड व्हेन रेशियो इज़ इक्वल टू 10 IN नेगेटिव और HIN की, यानी कि ये बेस की बात करें तो यहाँ पे 10 की इक्वल होगी तो pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर +1। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक रेंज वाली इक्वेशन भी याद रख लेनी है कि कलर चेंज इंटरवल जो है उसकी रेंज कितनी होगी, pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर +-1। कलर इन अल्कलाइन सोल्यूशन विल बी ड्यू टू IN नेगेटिव, ठीक है, IN नेगेटिव की वजह से ही था ना अल्कलाइन सोल्यूशन में आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से। और कलर चेंज इंटरवल इज अकॉर्डिंगली गिवन बाय pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर +-1। पी के इंडिकेटर की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक रेंज आएगी। वही रेंज जो है वो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अगर MCQs आ जाते हैं तो रेंज की फॉर्म में हमने बताना है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। एंड एक्सटेंड ओवर अप्रोक्सीमेटली 2 pH यूनिट्स, 1 अबव एंड 1 बिलो द पी के वैल्यू ऑफ द इंडिकेटर, यानी कि 2 pH वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक रेंज आ जाएगी। जब पी के इंडिकेटर की वैल्यू में हम +1 करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, -1 करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। विद इन दिस रेंज द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, और उसी रेंज में इंडिकेटर अपने कलर चेंज करेगा, कलर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड द चेंज विल बी ग्रेजुअल एज इट डिपेंड ऑन द लोगैरिथमिक ऑफ द रेशो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द टू कलर्ड फॉर्म्स। क्योंकि यहाँ पे लॉग ले रहे हैं ना, तो आपको पता है कि लॉग 10 1 के इक्वल होता है, मीन के 10 यूनिट के बाद जो है वो वैल्यू 1 आएगी, नेक्स्ट 10 यूनिट के बाद वैल्यू चेंज होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो ग्रेजुअल चेंज आता है, ठीक है, सडन चेंज नहीं आता। अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म की रेशो लेते हैं हम लोग, एंड व्हेन द pH ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द इंडिकेटर, यानी कि पी के इंडिकेटर द रेशो HIN ओवर IN नेगेटिव बिकम यूनिटी। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर HIN ओवर IN नेगेटिव जो है वो यूनिटी हो जाता है, मीन के जब हमारे पास जो pH है सोल्यूशन की वो इक्वल हो जाती है आयोनाइजेशन कांस्टेंट के, तो फिर आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल हो जाएगी। एंड द इंडिकेटर विल हैव कलर ड्यू टू द इक्विलिब्रियम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द एसिड एंड बेस फॉर्म्स। तो दोनों फॉर्म्स जो थी आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म दोनों की इक्विमोलर मिक्सचर जो है उसकी वजह से वहाँ पे कलर आएगा। एंड दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड द मिडल टिंट, इसको मिडल टिंट कहते हैं जब इक्विमोलर मिक्सचर होता है, यानी कि एसिड की कंसनट्रेशन और बेस की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है तो उसकी रेशो 1 की इक्वल आ जाएगी, और इसको हम मिडल टिंट ऑफ द इंडिकेटर कहते हैं। दिस अप्लाइज स्ट्रिक्टली इफ़ द टू कलर्स आर द इक्वल इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास जो है दोनों कलर इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं तो तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्विनोनाइज्ड थ्योरी है नेक्स्ट हमारे पास, क्विनोनाइड थ्योरी, ठीक है, क्विनोनाइड थ्योरी। और इससे पहले कुछ और इंडिकेटर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, एसिड बेस इंडिकेटर जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, इसमें मेन बातें जो थी ना वो आप लोगों के याद रखने की, वो एक तो ये कलर चेंज इंटरवल है, ठीक है, और ये आप याद रखें कि एसिड की फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखेंगे, बेस की फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखेंगे, उसके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखते हैं, और देन फर्दर हम जो है ना इसके H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को जब अलहदा करके इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन आती है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म, और बेस की फॉर्म में हमारे पास जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म ऊपर होगी, अनआयोनाइज्ड फॉर्म यानी कि जब हम लॉग लेंगे नेगेटिव लॉग लेने के बाद, और फिर फर्दर जो है वो एसिड और बेस की केस में जो हमारे पास pH की वैल्यू आती है वो उसमें प्लस माइनस हम 1 करते हैं। और इसके अलावा जो है ना एसिड में कलर जो होता है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होता है, और बेस में कलर होता है आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से। इसके अलावा मिडल टिंट ऑफ द इंडिकेटर किसको कहते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने बेसिकली याद रखनी हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब आगे मैं आप लोगों को ना कुछ बता देती हूँ इंडिकेटर्स की टाइप्स। इंडिकेटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक के अलावा हमारे पास होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये भी बेसिकली नेचुरल में भी आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और फिर लास्ट में हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर की डिफरेंट टाइप्स हैं ना, इनकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके पास लिटमस सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, आप लोग नोट करते जाएं। लिटमस सॉल्यूशन जो है ये नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है। इसके अलावा टर्मेरिक सॉल्यूशन आ जाता है, टर्मेरिक जो हल्दी होती है, टर्मेरिक सॉल्यूशन आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर में। और बीट रूट जूस आ जाता है नेचुरल इंडिकेटर में। रेड कैबेज जूस, चाइना रोज़ सॉल्यूशन, ब्लूबेरीज जूस आ जाता है, और ग्रेप्स जूस, ये सारे जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एक बार दोबारा से नोट कर लें, लिटमस सॉल्यूशन, टर्मेरिक सॉल्यूशन, बीट रूट जूस,
रेड कैबेज जूस, चाइना रोज सॉल्यूशन, ब्लूबेरीज जूस एंड ग्रेप्स जूस। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और इनके कलर भी आप लोग नोट कर लें। जो लिटमस सॉल्यूशन है ना, लिटमस सॉल्यूशन का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है। टर्मेरिक सॉल्यूशन, वैसे आपको पता है हल्दी का कलर येलो होता है, तो एसिड में भी इसका कलर येलो ही रहता है, लेकिन बेस में डीप रेड या फिर रेडिश ब्राउन हो जाता है। एसिड में येलो और बेस में डीप रेड या फिर रेडिश ब्राउन हो जाता है। बीट रूट की बात करें तो पर्पल कलर इसका ओरिजिनल होता है, एसिड में भी पर्पल होता है और बेस में येलो होता है। रेड कैबेज जूस का पिंक कलर होता है या रेड कलर होता है इसका एसिड में, और बेस में ग्रीन या येलो होता है। चाइना रोज सॉल्यूशन का मजेंटा कलर होता है एसिड में और ग्रीन कलर होता है बेस में। ब्लूबेरीज जूस का रेड कलर, ब्लूबेरीज जूस और ग्रेप्स जूस दोनों का रेड कलर एसिड में होता है और बेस में ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है इसमें आपके पास फिनोफ्थलीन आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज आ जाता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू आ जाता है और क्रिसोल रेड आ जाता है। तो ये सारे इसके अलावा भी आ जाते हैं, थाइमोल ब्लू आ जाता है, एलिजरिन येलो आ जाता है और इसके अलावा नेचुरल रेड आ जाता है। ठीक है, तो ये सॉरी न्यूट्रल रेड। तो इसमें जो है ना आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये सारे आगे डिटेल में आ जाएंगे। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नेम से पता चल रहा है कि ये इनकी स्मेल चेंज होती है या ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, जैसे अनियंस हैं हमारे पास, एसिड में इनकी स्मेल रहती है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं होती अनियंस की। ठीक है, फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आ जाता है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ जाता है, इसकी भी स्मेल एसिड में डिटेक्ट होती है और बेस में डिटेक्ट नहीं होती। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, और हमें जो है एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ का पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और इनकी डिफरेंट रेंज होती है। इंडिकेटर जो होते हैं वो कॉमन आइन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और इसके अलावा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इनको पीएच इंडिकेटर या मिक्स्ड इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये हमें एसिडिटी या अल्कलिनिटी के बारे में बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, और उसकी पीएच के बारे में बताते हैं। और इनका जो कलर चेंज होता है ना, वो पीएच की डिफरेंट रेंज पे कलर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो वो आगे हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं, लेकिन मैं आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे बता देती हूँ इसका कलर चेंज जो है ना हमारे पास जो ये हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इनके कलर चेंज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास जो कलर की इसकी रेंज आती है वो तकरीबन 0 to 2 pH की रेंज आती है। ठीक है, pH की रेंज 0 to 2 आती है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इसमें कलर जो होता है वो रेड या फिर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं रेड या फिर रेडिश ऑरेंज कलर आता है। ठीक है, रेड या फिर रेडिश ऑरेंज कलर जो है वो आता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की ये एक हो गई पीएच की रेंज। दूसरी जो पीएच की रेंज है वो 3 to 5 हो सकती है, और इसमें आपके पास वीक एसिड्स के लिए 3 to 5 होती है पीएच की रेंज। ठीक है, और इसमें ऑरेंज या फिर येलो कलर आता है, ऑरेंज या फिर येलो कलर होता है इस पीएच पर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का, मीन के जो कलर चेंज होता है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रेंज आ जाती है 6 to 7 पीएच की। 6 to 7 पीएच पे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं और इसमें कलर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का होता है वो ग्रीन होता है। और फिर वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन की पीएच की रेंज होती है हमारे पास 8 to 10, और 8 to 10 में हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता है वो ब्लू या फिर पर्पल हो सकता है। ठीक है, ब्लू या फिर पर्पल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पीएच की रेंज 11 to 14, जो कि स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकते हैं। 11 to 14 इसका डीप वायलेट या फिर डार्क ब्लू कलर हो सकता है, ब्लू और वायलेट कलर हो सकता है। ठीक है, और एग्जांपल अगर हम देखें ना, जैसे हमारे पास लेमन जूस है, लेमन जूस, तो लेमन जूस जो है इसकी पीएच तकरीबन होती है 2 के बराबर, मीन के ये वीकली जो 2 के बराबर है, मीन के स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इसकी पीएच की रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज में आ रही है। तो यहाँ पे कलर कौन सा चेंज होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था रेड या रेडिश ऑरेंज होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर। और बेकिंग सोडा सोल्यूशन अगर हम लेते हैं ना, तो बेकिंग सोडा जो है उसमें उसकी पीएच होती है हमारे पास 8 to 9। ठीक है, बेकिंग सोडा, तो उसकी पीएच हमारे पास 8 to 9 होती है तकरीबन। तो उसमें कलर कौन सा आना चाहिए हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ब्लू या पर्पल आना चाहिए, जो कि हमारे पास 8 to 9 वाली पीएच वीक अल्कलाइन
पीएच होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और हमने नेक्स्ट थ्योरी देखनी थी। पहले हमने ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी देख ली, इसके बारे में ये सारी डिटेल हमने देख ली कि किस तरह से वीक ऑर्गेनिक एसिड जो बेसिस होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, और वो कैसे कलर चेंज करते हैं एसिड या बेस में। फिर हमारे पास है क्विनोनाइड थ्योरी। क्विनोनाइड थ्योरी जो है ये भी हमें इस इंडिकेटर्स की कलर चेंज के बारे में बताती है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्विनोनाइड स्ट्रक्चर। और इनका जो कलर होता है ना, वो ज़्यादातर इनके क्विनोनाइड स्ट्रक्चर की वजह से इनका कलर होता है। दो फॉर्म्स होती हैं इंडिकेटर्स की अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। एक क्विनोनाइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक क्विनोनाइड फॉर्म होती है, और दूसरी बेंजीनाइड फॉर्म होती है। और ये दोनों जो है एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये दोनों फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के। और जो क्विनोनाइड स्ट्रक्चर है ये कलर्ड होता है, और जो बेंजीनाइड फॉर्म होती है ये कलरलेस होती है। तो कलर जो होता है वो क्विनोनाइड स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अब आप लोग अच्छी तरह देख लें कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे हैं, और इस साइड पे और इस साइड पे डबल बॉन्ड है, और इसमें बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड हैं, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रक्चर। अ थ्योरी कॉल्ड क्विनोनाइड थ्योरी बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर विद पीएच। ये भी पीएच के चेंज होने के साथ इंडिकेटर का कलर यहाँ पे चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर चेंजेस आर बिलीव टू बी ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो यहाँ पे मेनली जो है वो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ही कलर चेंज आता है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्विनोनाइड एंड रेजोनेटिंग फॉर्म। क्विनोनाइड और उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बेंजीनाइड फॉर्म जो है उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से ही हमें कलर नज़र आएगा। और दिस में भी इलस्ट्रेटेड बाय द रेफरेंस टू फिनोफ्थिलीन वेयर। अच्छा, फिनोफ्थिलीन के लिहाज से हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं फिनोफ्थिलीन के एग्जांपल से। अगर हम फिनोफ्थिलीन की बात करते हैं ना, तो फिनोफ्थिलीन का स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास फिनोफ्थिलीन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये। और ये स्ट्रक्चर जो है कलरलेस है, ये बेंजीनाइड फॉर्म है, क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि बेंजीनाइड फॉर्म जो है उसमें बाहर जो है वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे जैसे रिंग के अंदर ही हैं सारे डबल बॉन्ड। तो अच्छा जी, हम फिनोफ्थिलीन की बात कर रहे हैं। फिनोफ्थिलीन में आप देखें तो एक इसकी क्विनोनाइड फॉर्म है और एक इसकी बेंजीनाइड फॉर्म है। बेंजीनाइड फॉर्म में आप देखें तो यहाँ पे ये बेंजीनाइड फॉर्म है, क्योंकि रिंग के बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे आपके पास रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड हैं, तो ये आपके पास क्विनोनाइड फॉर्म है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और इसकी जो बेंजीनाइड फॉर्म है जो कि कलरलेस है एसिड की प्रेजेंस में, वो चेंज हो जाएगी क्विनोनाइड फॉर्म में, जो कि पिंक कलर देती है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अगर तो हम एसिड ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो बेंजीनाइड फॉर्म है, और अगर हम बेस ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो क्विनोनाइड फॉर्म है। और कलर चूंकि क्विनोनाइड फॉर्म की वजह से होता है तो बेस में पिंक कलर होता है, और एसिड में ये फिनोफ्थिलीन जो है ये कलरलेस है। और फिर अगर हम मज़ीद OH ऐड करते हैं तो अभी भी ये क्विनोनाइड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी दो रेजोनेटिक फॉर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे क्विनोनाइड स्ट्रक्चर आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम OH जो है वो एक्सेस में ऐड कर देते हैं, बेस को एक्सेस में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, तो एक्सेस में अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो क्विनोनाइड फॉर्म से ये बेंजीनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कलरलेस, दोबारा इसने कलरलेस हो जाना है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग ये याद रखें कि जो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है वो एसिड में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बेंजीनाइड फॉर्म में, और ये कलरलेस होता है। और बेस में ये पिंक कलर होता है, इसका क्विनोनाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेस में क्विनोनाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पिंक कलर होता है। एसिड में बेंजीनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कलरलेस होता है, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास एक इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली नॉन क्विनोनाइड स्ट्रक्चर येलो। अल्कली की प्रेजेंस में इसका नॉन क्विनोनाइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बेंजीनॉइड फॉर्म होती है अल्कली की प्रेजेंस में, और इसका येलो कलर होता है। ठीक है, बेंजीनॉइड फॉर्म का यहाँ पे येलो कलर है, और क्विनोनाइड फॉर्म का रेड कलर है। मीन के जो डार्क कलर है वो क्विनोनाइड से मुंसलिक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्विनोनाइड जो है वो कलर है। तो क्विनोनाइड जो है वो एसिड में रेड कलर, और बेस में जो है बेंजीनॉइड फॉर्म और उसका येलो कलर। मतलब यहाँ पे तकरीबन केस उलट हो जाता है कि जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है ना, तो इसका बेस में जो है वो लाइट कलर है, और जो हमारे पास एसिड है उसमें इसका डार्क कलर आ रहा है। लेकिन हम फिनोफ्थिलीन की बात करते हैं तो उसका एसिड में वो कलरलेस था,
और बेस में जो था उसका कलर था पिंक कलर था। तो ये इस तरह से आप रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये मिथाइल ऑरेंज का बेसिकली सल्फोनेट साल्ट यहाँ पे बताया हुआ है, सल्फोनेट साल्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सारा मिथाइल ऑरेंज का। तो यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म है, और इधर आप एसिड वाले सोल्यूशन में अगर देखें जब हम H3O पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो ये आपके पास इसकी क्विनोनाइड फॉर्म है, और क्विनोनाइड फॉर्म जो है वो रेड है। फिर जी मज़ीद आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए हुए हैं। इंडिकेटर पीएच रेंज बताई हुई है, इंडिकेटर्स पहले बताए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पीएच रेंज, यहाँ पे आना था पीएच रेंज बताई हुई है। एसिडिक सॉल्यूशन में उनका कलर बताया हुआ है और बेसिक सॉल्यूशन में कलर बताया हुआ है। तो इन इंडिकेटर्स को आपने नेम और इनके कलर लाजमी याद कर लेने। जैसे फर्स्ट 4 की आप बात करें तो ये रेड और तकरीबन येलो कलर ही दे रहे हैं, जस्ट एक जो है वो ऑरेंज दे रहा है बेसिक सॉल्यूशन में। तो इनको तो आप किसी डिमोनिक से याद कर सकते हैं। क्रिसोल रेड है, एम क्रिसोल पर्पल है, मिथाइल ऑरेंज है और मिथाइल रेड है। ये सारे जो हैं ये एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं। और बेसिक सॉल्यूशन में बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज जो है उसका हमने कलर देखा कि येलो होता है। तो येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी, यहाँ पे आप येलो कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज भी अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो ऑरेंज कलर इसका होता है, बाकी सबका येलो होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें ना तो नेक्स्ट 3 हमारे पास येलो आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 में हमारे पास आ रहे हैं फिनोल रेड आ रहा है, और क्रिसोल रेड आ रहा है, थाइमोल ब्लू आ रहे हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स जो हैं इनकी ये पीएच की रेंजेस भी देख लें। और ये जी येलो कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में फर्स्ट 2 रेड देते हैं, थर्ड वन जो है वो ब्लू कलर देता है। थर्ड वन हमारे पास था थाइमोल ब्लू, तो उसके नेम में भी ब्लू आ रहा है, तो बेस में इसका ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन की पीएच की रेंज 8.3 टू 10 होती है, और ये कलरलेस है एसिडिक सॉल्यूशन में, रेड कलर होता है इसका बेसिक सॉल्यूशन में। एलिजरीन येलो जो है इसका 10.1 टू 12.1 जो है इसकी पीएच की रेंज होती है। येलो कलर एसिड में होता है और ऑरेंज रेड होता है इसका बेस में कलर। नेक्स्ट जी, बाय सुटेबली मिक्सिंग सर्टन इंडिकेटर्स द कलर चेंजेस मे बी मेड टू एक्सटेंड ओवर अ कंसिडरेबल पीएच रेंज। अगर हम मिक्स्ड कर दें ना कुछ इंडिकेटर्स को तो हमारे पास पीएच रेंज जो है वो भी ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं और कलर चेंज भी ज़्यादा नोट कर सकते हैं। मिक्सचर इज़ नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मैंने आपको पहले भी बताया, और इस तरह से हम जब कुछ इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स करके एक न्यू इंडिकेटर बना लेते हैं तो वो जो मिक्सचर होता है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर मिक्सड इंडिकेटर या फिर पीएच इंडिकेटर कहते हैं। दीज आर मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन की अप्रोक्सीमेट पीएच मालूम करने के लिए ये इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑन सच इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वन सच इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मिथाइल रेड। अच्छा, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोफ्थिलीन, इन सब को, इन चारों इंडिकेटर्स को जब मिक्स किया जाता है तो हमारे पास एक इंडिकेटर बनता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अच्छा जी, इन चारों इंडिकेटर्स को मिक्स करने से हमारे पास जो न्यू इंडिकेटर बनता है वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो पीएच रेंज कितनी कवर कर रहा है, 3 to 11। अब आप लोग खुद देखें कि कितनी ज़्यादा इसने पीएच की रेंज कवर की है। और इट गिव कलर चेंजेस एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ एज शोन बिलो। अब यहाँ पे आप देखें ना, आपको पीएच और कलर दोनों बताए हुए हैं कि 3 पीएच पे इसका कलर, इस ये जो मिक्सचर था इसका कलर होता है रेड। 4 पीएच होगी सोल्यूशन की तो ऑरेंज कलर में ये चेंज हो जाएगा, 5 पीएच होगी तो ऑरेंज में ही होगा, 6 पीएच पे येलो, 7 पीएच पे येलोइश ग्रीन, 8 पीएच पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पीएच पे ब्लू, 10 पीएच पे वायलेट होता है इसका कलर, और 11 पीएच पे रेडिश वायलेट होता है। तो आप लोग खुद देखें कि कितना ज़बरदस्त है ये जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? रिडॉक्स इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स डिफरेंट कलर इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। रिडॉक्स इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर देते हैं। मीन कि ये ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऑक्सीडाइज फॉर्म का कलर और होगा और रिड्यूस्ड फॉर्म का कलर और होगा। एट एनी इंस्टेंट द कलर इंटेंसिटी वुड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द टू फॉर्म्स। और कलर इंटेंसिटी जो है इन दोनों जो फॉर्म्स हैं इनकी रिलेटिव अमाउंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों फॉर्म्स ही एग्जिस्ट कर रही होंगी, एक की अमाउंट कम होगी एक की ज़्यादा होगी। जैसे हमने पीछे रेशो में देखा था, वेन एवर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सच इंडिकेटर इज प्लेस्ड इन अनदर रिडॉक्स सिस्टम, हम किसी और रिडॉक्स सिस्टम में कुछ इसकी अमाउंट ऐड करते हैं, इस कम्स टू इक्विलिब्रियम इन विच इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम।
system. The potential of the indicator can be estimated from its color and thus indirectly gives the potential of the system. तो हमें सिस्टम के पोटेंशियल का भी पता चल सकता है. फॉर एन इंडिकेटर टू बी सुटेबल फॉर एनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इस स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल शुड कॉन्साइड्स विद द इक्विवेलेंस पॉइंट. जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल है हमारे पास इंडिकेटर का, वो उसको कॉन्साइड करना चाहिए विद इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन और एट लीस्ट शुड बी समवेयर इन द रीजन ऑफ द रैपिडली चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ द टाइट्रेशन सिस्टम. मीन के टाइट्रेशन सिस्टम में जो हमारे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रेंज है उसी रेंज में हमारे इंडिकेटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट सो इट इज़ अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग द रिएक्शन. ऑन द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, एक जो इसकी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच इंडिकेटर इज़ द डाईफिनाइल अमीन. डाईफिनाइल अमीन जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी इन द टाइट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आइन. Fe2 पॉजिटिव आइन बाय डाइक्रोमेट आइन. डाइक्रोमेट आइन के साथ Fe2 पॉजिटिव आइन की जब टाइट्रेशन करवाते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो हम जो इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास डाईफिनाइल अमीन होता है. ठीक है, Fe2 पॉजिटिव आइन की टाइट्रेशन करवाते हैं विद डाइक्रोमेट आइन इन द एसिडिक सोल्यूशन तो इंडिकेटर हमारे पास डाईफिनाइल अमीन होता है. डाईफिनाइल अमीन इन द फॉर्म ऑफ सोलुबल सल्फोनिक एसिड एट फर्स्ट गेट्स ऑक्सीडाइज टू डाईफिनाइल बेंजीडीन विच अल्टीमेटली गेट्स ऑक्सीडाइज टू डाईफिनाइल अमीन वायलेट. तो डाईफिनाइल बेंजीडीन में पहले ये चेंज होगा और फिर फाइनली जो है डाईफिनाइल अमीन वायलेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोलुबल सल्फोनिक एसिड. पहले इसने सल्फोनिक एसिड की फॉर्म में होना है, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये डाईफिनाइल बेंजीडीन में चेंज होगा जो हमारा डाईफिनाइल अमीन इंडिकेटर था और फिर फाइनली जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी डाईफिनाइल अमीन वायलेट में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया. ये आपके पास स्ट्रक्चर है डाईफिनाइल अमीन का. दो डाईफिनाइल अमीन के मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट करना है तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से जो है ये नेगेटिव आयन चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट रिंग के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और इस तरह उस नेक्स्ट रिंग में भी जो बॉन्ड्स हैं उनकी चेंजेस आएंगी कुछ इस तरह से कि यहाँ से H ने निकल जाना है और ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा. जो ऊपर सारी चेंजेस आएंगे रीअरेंजमेंट के बाद ये कुछ इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे. फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा जिसको हम डाईफिनाइल बेंजीडीन कह रहे हैं. और डाईफिनाइल बेंजीडीन कलरलेस है और डाईफिनाइल बेंजीडीन किस फॉर्म में कलरलेस है, ये हमारे पास कलर है रिड्यूस्ड फॉर्म में, कलरलेस है रिड्यूस्ड फॉर्म में. और फर्दर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आ जाएगी जिसका वायलेट कलर है जो कि है डाईफिनाइल अमीन. अच्छा जी, डाईफिनाइल अमीन और ये वायलेट कलर की है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इनकी कलर की चेंजेस याद कर लें. द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू वायलेट विद ग्रीन एज पॉसिबल इंटरमीडिएट अकर एट अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 0.75 वोल्ट. तो 0.75 वोल्ट पे इसका जो है वो कलर चेंज हो रहा है. तो ये आप वोल्टेज भी याद रखें. एंड द स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव एंड Cr2 टू नेगेटिव टू Cr3 पॉजिटिव कपल इन एसिडिक मीडियम ऑफ 0.78 टू 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. तो इसकी ये रेंज जो थी वो ये थी 0.78 टू 1.2, 0.78 एंड 1.2. तो उसके दरमियान में ही हमारे पास इंडिकेटर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, तो तभी हम इस इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ कर सकें हैं. दस अ सुटेबल इंडिकेटर इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अबाउट 0.9 वोल्ट. तो सुटेबल तो ये था कि इसकी वैल्यू जो है 0.95 वोल्ट्स होती. इट वुड दस अबियर दैट डाईफिनाइल अमीन वुड नॉट बी स्टेबल इंडिकेटर. अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना डाईफिनाइल अमीन की वो जो है 0.75 आ रही है, तो ये जो है वो स्टेबल इंडिकेटर नहीं है इस केस में. फॉर द सेट टाइट्रेशन एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड और फ्लोराइड. तो याद रखिए कि हम डाईफिनाइल अमीन नहीं बल्कि फॉस्फोरिक एसिड या फ्लोराइड को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. हैंस सब्सटेंसेस फॉर्म कम्प्लेक्स आइन विद द फेरिक आइंस. तो सब्सटेंसेस जो है फेरिक आइन के साथ कम्प्लेक्स आइन बनाएंगे विद द रिजल्ट दैट द effective standard reduction potential of ferrous ferric pair gets lower to about 0.75 volt. तो जब complex बनेगा तो reduction potential lower हो जाएगा and this result into the change of the potential 0.6 to 1.1 volts in the vicinity of equivalence point and hence
and hence making diphenylamine to suffer to color change very near to the equivalence point at the potential of 0.75 volts। तो हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, मीन के जब हमने फॉस्फोरिक एसिड और फ्लोराइड वगैरह ऐड किए तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो हमारे पास फेरस फेरिक पेयर जो है उसका पोटेंशियल 0.5 वोल्ट्स तक कम हो जाएगा और फिर चेंज हमारे पास चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा 0.6 to 1.1। तो अब जो है वो हम डाइफिनाइल अमीन को यूज़ कर सकते हैं और उसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे जो है वो वर्क कर सकता है और कलर चेंज हमें ऑब्जर्व होगा। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस सच इंडिकेटर्स हैव बीन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। ऐसे इंडिकेटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दोज हैविंग लो पोटेंशियल 0.3 to 0.5 वोल्ट्स, वो वाले इंडिकेटर जिनका पोटेंशियल 0.3 to 0.5 वोल्ट्स तक है, इनको हम न्यूट्रल सोल्यूशन इन न्यूट्रल सोल्यूशन, एंड दोज हैविंग हाई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द फॉर्मर बीइंग यूज्ड इन द बायोलॉजिकल वर्क, पहले वाले को हम बायोलॉजिकल वर्क में यूज़ करते हैं, वाइल द लेटर वंस आर एम्प्लॉयड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और दूसरे को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। फ्यू ऑफ द रिडॉक्स इंडिकेटर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल वर्क आर समराइज्ड इन द टेबल। बायोलॉजिकल वर्क में कुछ जो रिडॉक्स्ड इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं उनका यहाँ पे समरी बताई हुई है। एम ब्रोमोफिनोल इंडोफिनोल, एम ब्रोमोफिनोल इंडोफिनोल, इसका पोटेंशियल याद कर लें +0.248, और टोलोलिन ब्लू जो है 0.115 है, क्रिसाइल ब्लू जो है 0.047 है, मिथाइलिन ब्लू 0.011 है, और इंडिगो ट्राइसल्फोनेट है -0.081 है इसका पोटेंशियल, एंड क्रिसाइल वायलेट जो है -0.173 है, न्यूट्रल रेड -0.325, एंड मिथाइल वियोलोजिन जो है -0.445 है। नेक्स्ट ये हमारे पास टाइप आ जाती है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स की। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया था फिजान ने 1923 to 1924 फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ द विगरस स्टडीज़ ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्प्शन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा था तो तब जो है ये इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एंड द एक्शन ऑफ दीज इंडिकेटर्स इज बेस्ड अपॉन सिंपल फैक्ट दैट एंड पॉइंट द इंडिकेटर गेट एड्जॉर्ब्ड बाय द precipitate, and during the process of adsorption a change in the color of the indicator will take place which may result in substance of different color। अच्छा जी, यहाँ पे जी हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना एड्जॉर्प्शन रिएक्शन के अंदर, जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो प्रेसिपिटेट्स जो हैं अपनी सरफेस के ऊपर कुछ आइंस को अट्रैक्ट करते हैं और उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स के अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि वो काउंटर आइंस को अपनी सरफेस के ऊपर अकोमोलेट कर लेते हैं, उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर होगा ना वो एड्जॉर्ब हो जाएगा प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, तो इस तरह से वहाँ पे कलर चेंज होगा, मीन कि कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा और इसका कलर डिफरेंट होगा तो वो हम डिटेक्ट कर सकेंगे। दे आर देयरफॉर टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, इसी वजह से इन्हें एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स कहा जाता है। कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर टाइट्रेशन ऑफ द हैलाइड आइंस अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट आर। जो कॉमनली यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट जो हैलाइड या क्लोराइड वगैरह की जो टाइट्रेशन करवाते हैं, टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट, तो उसमें हमारे पास कौन से कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमारे पास फ्लोरिसिन है, फ्लोरिसिन इट इज़ सुटेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द क्लोराइड की बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है विद सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन होता है इन द न्यूट्रल और फेंटली एसिडिक सोल्यूशन। न्यूट्रल या फिर फेंटली मतलब बहुत कम एसिडिक सोल्यूशन में, डाइल्यूट सोल्यूशन में, एट द एंड पॉइंट देयर इज सडन चेंज इन द वाइट प्रेसिपिटेट्स इज ग्रीनिश येलो मीडियम टू रेडिश रेड। तो वाइट प्रेसिपिटेट्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं ग्रीनिश येलो से मीडियम टू डिस्टिंक्टली रेड कलर में, ग्रीनिश येलो से रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। फ्लोरिसिन में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि वह बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन लिया जाता है क्लोराइड का विद सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें जो है ना जो एंड पॉइंट पे जो कलर चेंज होता है वो अचानक चेंज होता है और वो वाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो ग्रीनिश येलो से रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक तो कलर याद रखना है फ्लोरिसिन का ग्रीनिश येलो से रेड कलर, और जो है ना ये डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं। डाइक्लोरोफ्लोरोसिन जो है ये भी सुटेबल इंडिकेटर है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। इसमें भी सेम है कि डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है और ड्रिंकिंग वाटर में क्लोराइड्स की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड वर्क्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिटिक एसिड एंड वीकली एसिड सोल्यूशन की प्रेजेंस में भी ये काम करता है, और एंड पॉइंट पे इसका कलर येलोइश ग्रीन या रेड हो जाता है।
तो यहाँ पे जो है कलर तो तकरीबन सेम ही चेंज हुआ है, येलोश ग्रीन या रेड कलर चेंज हो जाता है। ईओसिन जो है इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। पहले दोनों जो है वो क्लोराइड के लिए यूज़ कर रहे थे, अब ये जो ईओसिन है ये ब्रोमाइड या आयोडाइड के लिए यूज़ करते हैं इसको विद सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम ब्यूरेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में। एंड द एंड पॉइंट द चेंज फ्रॉम पिंक टू रेडिश वायलेट, पिंक कलर से ये रेडिश वायलेट कलर में चेंज हो जाता है। एंड द हैलाइड सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड टू 100 मिलीलीटर। उसके बाद जी डाई आयोडो डाई इथाइल फ्लोरिसिन, इट इज़ बेटर इंडिकेटर, ये ज़्यादा बेटर है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडाइड्स। ये आयोडाइड के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टू जो थे वो क्लोराइड के लिए, थर्ड वन ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए, और ये फोर्थ वन डाई आयोडो डाइथाइल फ्लोरिसिन जो है इसको आयोडाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द सोल्यूशन ऑफ द आयोडाइड शुड बी डाइल्यूटेड टू 100 मिलीलीटर बिफोर एडिंग द इंडिकेटर। इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन लिया जाता है। इट वर्क्स इन द न्यूट्रल और वीकली एसिडिक मीडियम, ये न्यूट्रल या फिर वीकली एसिडिक मीडियम में काम करता है। एंड पॉइंट इज़ चेंज ऑफ ऑरेंज रेड टू ब्लू रेड, इसका जो एंड पॉइंट है ऑरेंज रेड से ब्लू रेड हो जाता है व्हेन एन आयोडाइड इज़ टाइट्रेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम ब्यूरेट। तो इसमें आप कलर भी याद रखें और सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट ही होता है, और जो है ना ये ज़्यादा बेटर है आयोडाइड्स के लिए। ऑरेंज रेड से ब्लू रेड कलर चेंज हो जाता है इसका। थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, लास्ट थ्योरी हमारे पास है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के लिए। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है। व्हेन अ क्लोराइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, क्लोराइड सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। द प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड एड्जॉर्ब्ड क्लोराइड आयन। अच्छा जी, जब हम क्लोराइड सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं तो जो प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड वो एड्जॉर्ब कर लेता है क्लोराइड आइंस को। सिल्वर क्लोराइड जो है इसके अंदर क्लोराइड आइन है ना, तो ये अपने ही आइंस को अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो एड्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रेसिपिटेट्स की एक एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसने क्लोराइड आइन को अपने ऊपर जो है एड्जॉर्ब कर लिया एज दे आर इन एक्सेस, क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड आइन एक्सेस में थे, तो जो भी आइंस एक्सेस में होंगे वही यहाँ पे एड्जॉर्ब होंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी एब्जॉर्ब्ड लेयर। तो ये आपके पास एक लेयर बन जाती है जिसको हम प्राइमरी एड्जॉर्ब्ड लेयर कहते हैं। एंड इट विल होल्ड सेकेंडरी एड्जॉर्ब्ड। तो उसके बाद जो है सेकेंडरी लेयर बनेगी। सेकेंडरी लेयर जो है वो काउंटर आइंस की बनेगी। तो Cl नेगेटिव है तो वहाँ पे काउंटर आइन जो है Na पॉजिटिव प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से Na पॉजिटिव यहाँ पे आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अपोजिटली चार्ज आइन से Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव और NaCl और KCl प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एज सून एज द एंड पॉइंट इज रीच। Ag positive ions are present which are now primarily adsorbed and NO3 negative ion will be held by secondary adsorbed layer। तो यहाँ पे एंड पे क्या होगा कि AgCl जो है इसने अपनी सरफेस के क्लोराइड आयन की बजाय यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन अगर एड्जॉर्ब हुए हैं, अगर ये एक्सेस में हैं, तो फिर इसके काउंटर आयन जो है NO3 नेगेटिव आयन जो कि एक्सेस में थे वो फिर यहाँ पे आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे सेकेंडरी लेयर में। सपोज सोडियम साल्ट ऑफ द फ्लोरिसिन इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर। अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ फ्लोरिसिन को यूज़ करते हैं इंडिकेटर के तौर पे, द नेगेटिव फ्लोरिसिनेट आइन विच इज़ नाउ मच मोर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब। नेगेटिव फ्लोरिसिनेट आइन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो सकते हैं देन नाइट्रेट आइन के बजाय नेगेटिव फ्लोरिसिनेट आइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो सकते हैं। इज इमीडिएटली एड्जॉर्ब which will show itself on the precipitate not by its own color and which is that of solution but by formation of pink complex। तो वहाँ पे एक पिंक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑफ द सिल्वर एंड मॉडिफाइड फ्लोरिसिनेट आइन, यानी कि वो जो फ्लोरिसिनेट आइन एड्जॉर्ब होंगे तो एक पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑन द सरफेस एंड विद द फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ द एक्सिस ऑफ सिल्वर आइंस। तो इस तरह से जो है वो पिंक कलर बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडिकेटर का कलर शो हो जाएगा। तो ये थी थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बने थे AgCl के, वो काउंटर आइन जो कि एक्सेस में प्रेजेंट थे उनको उसने प्राइमरी लेयर में एड्जॉर्ब किया, और उसके बाद जो आइंस एक्सेस में थे उनको एड्जॉर्ब किया Na पॉजिटिव को। एंड पॉइंट पे जाके AgCl ने Ag पॉजिटिव आइन को एड्जॉर्ब कर लेना है प्राइमरी लेयर में, और फिर सेकेंडरी लेयर में NO3 नेगेटिव आइन नाइट्रेट आइन जो है वो एड्जॉर्ब होंगे। लेकिन हम जैसे ही फ्लोरिसिन इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो फ्लोरिसिन इंडिकेटर में वहाँ पे जो उसका
एनाइनिक पार्ट है जो कि था नेगेटिव फ्लोरिसिनेट आयन, वो एक्सेस में होंगे और वो ज़्यादा स्ट्रांगली इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो पहले तो ये कलरलेस होगा, वाइट कलर होगा इसका। तो जैसे ही NO3 नेगेटिव को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव फ्लोरिसिनेट आयन, तो यहाँ पे जो है वो एक पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से इंडिकेटर जो है वो अपना कलर शो कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, इस वजह से कलर चेंज आ गया है। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका। अब जी मैं आपको कुछ टिप्स थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ एक दो इंडिकेटर्स की, और बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। जैसे कि हम अगर फिनोफ्थलीन को याद करना चाहें तो फिनोफ्थलीन के लिए ACBP आप लोग याद कर लें कि एसिड में जो है ना फिनोफ्थलीन कलरलेस है और बेस में पिंक है। तो A फॉर आफ्टर एंड AFTER आफ्टर, और C से याद रखें कलेक्टिंग, आफ्टर कलेक्टिंग, और B स्टैंड फॉर बोर्ड, और P पेपर्स, आफ्टर कलेक्टिंग बोर्ड पेपर। ये आप निमोनिक याद करें फिनोफ्थलीन के लिए। ठीक है, फिनोफ्थलीन के लिए ये निमोनिक याद करें कि फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में कलरलेस है और बेस में इसका पिंक कलर होता है आफ्टर कलेक्टिंग बोर्ड पेपर। इसके अलावा आप लोग याद रखें मिथाइल ऑरेंज के लिए एक निमोनिक याद रखें ARBY, अरबी याद रख लें ARBY। तो एसिड में इसका रेड कलर होता है और बेस में इसका येलो कलर होता है। एसिड में इसका रेड कलर होता है और बेस में येलो कलर होता है। ठीक है, और इसके अलावा फिनोफ्थलीन के लिए जो है ना वो पीके इंडिकेटर की वैल्यू भी याद कर लें। फिनोफ्थलीन के लिए पीके इंडिकेटर की वैल्यू याद कर लें। इसके लिए फिनोफ्थलीन के लिए होती है 9.4 पीके इंडिकेटर की वैल्यू, और पीएच रेंज इसकी 8 to 10 होती है। पीएच रेंज 8 to 10 होती है फिनोफ्थलीन के लिए। ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग बोर्ड पेपर याद करके फिर पीके इंडिकेटर की वैल्यू, पीएच की वैल्यू याद कर लें। और एसिड में ये कलरलेस है और बेस में जो है इसका पिंक कलर होता है। ठीक है, फिर अब मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं ना, तो मिथाइल ऑरेंज में पीके इंडिकेटर की वैल्यू भी याद कर लें। पीके इंडिकेटर की वैल्यू इसकी 3.4 होती है। ठीक है, उसकी 9.4 थी फिनोफ्थलीन की, इसकी 3.4 होती है। और पीएच की रेंज जो फिनोफ्थलीन है उसकी 8 to 10 थी, इसकी 3.1 to 4.1 होती है। 3.1 to 4.1 उसकी जो थी फिनोफ्थलीन की 8 to 10 थी, इसकी 3.1 to 4.1 होती है। और अरबी याद रखना है एसिड रेड बेस येलो। ठीक है, एसिड में रेड और बेस में येलो। जी तो स्टूडेंट्स ये एसिड बेस इंडिकेटर का हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों से राज़ी हो, खुश रहें और दुआ में याद रखिए। ठीक है, तो एंड पे मैं ये भी आपको कहूँगी कि अपने टाइम में से नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें और अल्लाह ताला के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करते रहें। स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।